एवरीवन, वेलकम टू केम स्टडी जोन। सो गाइस, अपनी केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज चल रही है बड़े जोरों शोरों से। आज हम लेक्चर नंबर 7 केमिकल काइनेटिक्स पे पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर हम अगेन फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन के बारे में सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में सीखने वाले हैं। ठीक है। ये पैरामीटर्स में लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन का वो तो पता ही, एक्सप्रेशन इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हम उसको कैसे चेंज करेंगे अगर हमारे पास कंडीशन चेंज हो जाए, जैसे हमारे पास प्रेशर की कंडीशन आ जाए या वॉल्यूम की कंडीशन आ जाए, तो किस तरीके से हम अपने एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे। और यहाँ से काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ये वीडियो लेक्चर और अपकमिंग वीडियो लेक्चर, जैसे कि जो लेक्चर नंबर 8 होगा और लेक्चर नंबर 7, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनको आप कंप्लीट देखिएगा पूरे अच्छे तरीके से। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं, पीछे वाले केमिकल काइनेटिक्स जो मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए हैं अब तक, अगर वो क्लियर हैं तो आपको ये एक्सप्रेशन लिखना आ जाएंगे। बस मेरे साथ थोड़ा ट्रिक के साथ खेलिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशंस में हमें कोई डेरिवेशंस तो करनी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई डेरिवेशन नहीं रहेगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, है ना। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो हमने फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन कहा था, वो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। द थिंग इज, हमें उसको पैरामीटर्स में लिखना है, तो उसी एक्सप्रेशन में हमने चेंज करना है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले इस एक्सप्रेशन को। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं, कि फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन था क्या हमारे पास। ठीक है। हमारे पास क्या होता था फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन, मैंने आपको बताया था कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नोट की कंसंट्रेशन की पावर 1 पे, है ना। ए नोट क्या थी? इनिशियल कंसंट्रेशन थी। तो अगर हम लिख लें, ए नोट हमारे पास क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी रिएक्टेंट की। ओके। अब हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और यहाँ के इसकी पूरी की पूरी डेरिवेशन करते वक्त हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव करा था, और वो एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास? दैट इज के टी। के मुझे स्मॉल डालना चाहिए, बिकॉज कैपिटल के जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दिखाता है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा? के टी दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय ए टी। ठीक है। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन था जो मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बताया था। अच्छा, कई लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एक्सप्रेशन तो 2.303 था, बीच में कोई एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में था, तो ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आया। देखो, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन होता है उसको आप कई टर्म्स में लिख सकते हो। इवन आप कोई भी एक्सप्रेशन को कई फॉर्म्स में बना सकते हो, है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा के 2.303 log ए नोट बाय 80 लिख दूं, तब भी हमारे पास ये एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर का ही कहलाएगा। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस में हम लोग एक एक्सप्रेशन को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन लेके चल रहा हूँ। अब हमारे पास क्या होता है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था? इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए। के टी इज इक्वल, के क्या था हमारे पास? फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, नेचुरल लॉग ए नॉट बाय ए टी। इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ, देखो, के टी दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे कैसे लिखा था हमने? देखो, ए था रिएक्टेंट, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया था प्रोडक्ट में। स्टार्टिंग में जो हमारे पास वो थी कंसंट्रेशन थी, किसी भी टाइम टी 0 के ऊपर ए की कितनी थी मेरे पास? ए। उस टाइम पे हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं बना था, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ जाएगी 0, है ना। अब किसी भी टाइम टी के ऊपर हमारे पास ए में से कुछ हिस्सा खत्म हो चुका होगा। मैं ये चीज़ें बार बार इसी करके रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं, है ना। बार बार ये चीज़ें अगर हम रिपीट करेंगे तभी हमारे दिमाग में ये चीज़ें बैठेंगी। अदरवाइज स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल आती है कि एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस होते हैं, इनको याद रखना कैसे है। अगर आप इसको एक तरीके से याद रखेंगे ना, तो डेफिनेटली ये आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। मैं आपको एंड में तरीका भी बताऊंगा इन सारी एक्सप्रेशंस को किस तरीके से याद रखा जाता है। ठीक है। अभी आप सिर्फ समझने की कोशिश करो, किसी भी टाइम टी के ऊपर कुछ हिस्सा जो है ए का खत्म हो चुका होगा, तो जितना खत्म होगा उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, तो इनिशियल में से मुझे एक्स माइनस मिल जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास एक्स बन चुका होगा। जितना इधर खत्म हुआ होगा उतना उधर बना होगा। बस ये बातें अगर हमें समझ में आ गई तो हम एक्सप्रेशन को डिफरेंट पैरामीटर्स में आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को तभी हमने ऐसे लिखा ना, ए अपॉन, इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए थी इनिशियल कंसंट्रेशन।
ओके, अब हम लोग देखो, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, और ये मैंने इस चीज को इस फॉर्म में मैंने आपको ओपन करके लिखा है कि किस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन रहती है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, और हर एक एग्जांपल में हम इसको इस एक्सप्रेशन को चेंज करें। अब हमने चेंज क्या करना है इस एक्सप्रेशन में, देखो के तो कांस्टेंट है, वो तो जो भी रिएक्शन होगी उसके लिए वो कांस्टेंट रहेगा। टाइम पीरियड हम भी हमारे पास चीज कांस्टेंट रहेगी। चेंज जो होने वाली चीज है वो हमारे पास कौन सी चीज चेंज होती है, ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये वाली जो चीज है ना, इसमें हमने कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस बनाते हैं। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। सिर्फ ए अपॉन ए माइनस एक्स को हम किस प्रकार से चेंज करेंगे अलग अलग रिएक्शंस के लिए, और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में एक्सप्रेशंस आती जाएंगी। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी चीज़ चेंज करनी है हमने। तो अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जितनी भी हमारे पास हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, है ना, जो भी हम रिएक्शंस पढ़ते हैं वो हम कितने टाइप की रिएक्शंस पढ़ते हैं। जैसे हम लोग उसको गैस फेस में पढ़ते होते हैं मोस्टली, है ना, और हमारे पास यहाँ पे हमारे पास इसको सोल्यूशन फेस में भी पढ़ सकते हैं, और हम इसको सॉलिड फॉर्म में भी पढ़ते हैं, है ना। तो ये रिएक्शंस जो होती हैं, जहाँ तो आप उनको गैस फेस में स्टडी कर लो, जैसे मान लो कि सारे रिएक्टेंट भी गैसेज हैं, प्रोडक्ट भी गैसेज बन रहे हैं, है ना, गैसेज गैसेज में रिएक्शन होके हमारे पास कोई अनदर गैस पार्टिकल्स बन रहे हैं। सोल्यूशन में हम रिएक्शन करते हैं, मोस्टली हम सॉलिड चीज़ को लेते हैं, पानी में घोल के कोई ना कोई सोल्यूशन बना के फिर रिएक्शन करते हैं, है ना। लेबोरेटरीज में मोस्टली हम ऐसे रिएक्शन करते हैं, गैस को थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है, सोल्यूशन बना के हम रिएक्शन कर लेते हैं। सॉलिड फॉर्म में रिएक्शंस भी हो जाती हैं, जैसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो करते हैं मोस्टली, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैंने सीधा हीट कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 इवॉल्व हो जाएगी उसके अंदर, है ना, CO2 निकल जाएगी। तो ऐसे हम सॉलिड फॉर्म में भी रिएक्शंस करते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं मोस्टली हम इन 3 फेजेस में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं वो भी हम गैस फेज में पढ़ेंगे, और कुछ सोल्यूशन फेज में भी हम रिएक्शंस को देखेंगे। सोल्यूशन फेज में जो रिएक्शंस होगी उनको भी हम पैरामीटर्स में लिखेंगे, और गैस फेज वालों को भी लिखेंगे। एक बात हमेशा मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना, जब कभी हम सोल्यूशन की बात करते हैं, है ना, कोई भी चीज़ मान लो अपने किसी मीडियम के अंदर डिसॉल्व कर दी, ज़रूरी नहीं कि वो वाटर ही हो, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या कोई भी ऐसा सॉल्वेंट हो सकता है। अगर मैंने वो सोल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, है ना, तो इसका मतलब मैं वहाँ पे जो यूज़ करूँगा टर्म टर्म जो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा वो मैं कंसंट्रेशन वर्ड यूज़ करूँगा, कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करूँगा, है ना। कंसंट्रेशन हमेशा हमारे पास सोल्यूशन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन, लेकिन जब कभी मैं गैस फेज की बात करूंगा ना, मैं वहाँ पे कंसंट्रेशन वर्ड यूज़ नहीं करूंगा। गैस के लिए हम कंसंट्रेशन वर्ड ना यूज़ करके वहाँ पे हम प्रेशर वर्ड यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हम जो भी चीज़ यूज़ करेंगे वो प्रेशर की टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना। सोल्यूशन जब बात होती है तो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज़ करना है, गैस फेस में जब हम बात करेंगे तो हम प्रेशर टर्म्स को यूज़ करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सॉलिड के लिए तो आपको पता है कि या तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं सॉलिड फॉर्म में, नहीं तो अदरवाइज आपको सॉलिड को किसी न किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना पड़ता है, फिर रिएक्शन करनी पड़ती है। अल्टीमेटली अगर मैं देखा जाए तो हमारे पास या तो गैस फेस रिएक्शन होती हैं या सोल्यूशन फेस ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मानी जाती हैं, है ना। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन को लिखना। हम लोग क्या करेंगे, जो जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं वो या तो हम वॉल्यूम की टर्म्स में लिखेंगे, या फिर हम लिखने वाले हैं प्रेशर की टर्म्स में। क्योंकि कंसंट्रेशन की टर्म्स में तो हम लिख चुके हैं, जो हमने डेरिवेशन अब तक करी है वो सारी कंसंट्रेशन की टर्म्स में है। जैसे A0/AT था, वो कंसंट्रेशन ही थी। लेकिन अब हम कैसे हम उसको प्रेशर की टर्म्स में लिखेंगे, किस तरीके से हम उसको वॉल्यूम की टर्म्स में लिखेंगे, यही 2 पैरामीटर्स हमने समझने हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 N2O5। ओके, N2O5 क्या होता है हमारे पास, N2O5 होता है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये देखो इसमें करना क्या है, ये जो N2O5 होता है ना, पहले इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जान लो। ये वोलेटाइल होता है, क्या होता है, ये वोलेटाइल होता है, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। अब N2O5 हम क्या करेंगे, हम इसको किसी सोल्यूशन में डिसॉल्व कर देंगे।
सोल्यूशन में डिसॉल्व कर देंगे मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देंगे, इसका सोल्यूशन बना देंगे, ऐसे बोलना सही रहेगा। ठीक है, कि इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी मीडियम में कोई भी इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको डिसॉल्व करेंगे इन इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट जैसे हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कौन कौन से, CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर CHCl3। CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, है ना। हम ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज कर सकते हैं जो कि इनर्ट हो, सिर्फ N2O5 उसके अंदर बस डिसॉल्व फॉर्म में रहे, है ना। तो N2O5 हमारे पास वोलेटाइल होती है और हम इसको इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे। अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं। इसकी डिकम्पोजिशन करवानी है हमने सोल्यूशन फेज में। किस फेज में करवा रहे हैं हम इसको, सोल्यूशन फेज पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम लोग। तो सोल्यूशन फेज में हम इसकी डिकम्पोजिशन करवाएंगे। देखो कैसे करते हैं, पहले इसकी रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए। देखो रिएक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और, जब कभी भी हम ऐसी रिएक्शंस लिखते हैं तो रिएक्शंस को बैलेंस ज़रूर किया किया करो, है ना। क्योंकि अगर हम रिएक्शंस को प्रॉपर्ली बैलेंस करेंगे तभी हमें प्रॉपर्ली ऑर्डर का पता लगेगा। मैंने आपको बताया जितनी भी हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, उनको आप प्रॉपर्ली बैलेंस करके ही पता कर सकते हो कि उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है। क्योंकि उस केस में तो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं, है ना। ये मैंने आपको ऑर्डर और मोलिकुलरिटी वाली वीडियो में समझा रखा है सारी चीज़ें। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो आप जाके देखो, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है। अब हमारे पास N2O5 है यहाँ पे। अब N2O5 क्या करेगा, सोल्यूशन फेज में हमारे पास एग्जिस्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा N2O4 प्लस साथ में बन जाएगी ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन O2 है तो बैलेंस नहीं है, क्योंकि इस साइड मेरे पास 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं और इस साइड मेरे पास कितने हो गए, 6। तो मैं इसको हाफ से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से 2 कट जाएगा तो एक ही ऑक्सीजन बचेगी, नेसेंट ऑक्सीजन बच जाएगी। अब ये जो N2O4 होता है ना, N2O4 में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ, नीचे अगर मेरे पास कोई चीज़ कॉमन निकलती है तो इसको कॉमन निकाल के इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन निकाल के NO2। NO2 क्या हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाती है। ये इसी फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करता है, 2 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बन जाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हमने एक्सप्रेशन में लिखना है। इस एक्सप्रेशन में अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे N2O5 जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में है। अब N2O4 जो है ये भी सोल्यूशन फॉर्म में है। मतलब सोल्यूशन का मतलब है कि ये जो गैस है इसको हमने डिसॉल्व कर रखा है मीडियम के अंदर। डिसॉल्व हो जाती है ना, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हाफ O2 जो है यही हमारे पास गैस फेज में, गैस फेज में। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे। देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, KT, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ A/A-x। अब मुझे चेंज तो सिर्फ ये चीज़ें ही करनी है, A/A-x को तो चेंज करना है ना। इसको चेंज करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर नोट करना। अब हमें नहीं पता N2O5 हमने डिसॉल्व कर रखा है उसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर कितना डिसॉल्व हुआ, कितना क्या हुआ, अब हमें उसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन नहीं पता। एक बात और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जब हम इस एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे ना, A/A-x को चेंज करेंगे, इसके अंदर हम हमेशा हम वही टर्म्स लेके आएंगे जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अब जिनको हम मेजर नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली, फिर आपको वो वैल्यू अननोन रहेंगी, तो अननोन वैल्यू थोड़ी रखनी है। हम डेरिवेशन क्यों करते हैं, हम डेरिवेशन इसी करके करते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना इस डेरिवेशन को और सिंप्लीफाई करो। वो क्यों करते हैं, ताकि हम उसके अंदर वैसी टर्म्स लेके आ सकें जिनको मेजरेबल है, जिनको मेजर किया जा सकता है। जिनको मेजर ही नहीं किया जा सकता फिर तो वो हमारे लिए अननोन रह जाएंगी। अगर अननोन रह जाएंगी तो फिर फायदा क्या है हमें एक्सप्रेशन डिराइव करने का। ठीक है, तभी हम फिजिकल केमिस्ट्री में डेरिवेशंस को सिंप्लीफाई और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं डेरिवेशंस में। तो A/A-x जो होता है हमारे पास, इस पर्टिकुलर चीज़ में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसमें एक नॉन टर्म्स लेके आ सकें जिनको हम मेजरेबल, जो मेजरेबल हो। ठीक है, तो अब हमें पता है कि N2O5 जब हमने डिसॉल्व करा उस सॉल्वेंट के अंदर, हमें पता कितना डिसॉल्व हुआ, कितना एग्जैक्ट कंसंट्रेशन N2O5 के हम ऐसे पता नहीं कर सकते। वैसे तो जो A है वो तो यही है ना, N2O5 की ही कंसंट्रेशन है, पर हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, N2O5 अब एग्जैक्टली कितना उसके अंदर डिसॉल्व हुआ, कितना क्या हुआ, वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। तो वो चीज़ करने के लिए हमें करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इक्वेशंस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप देखो कैसे करते हैं, हमें पता है कि लास्ट में हमारे पास क्या हो रही है, गैस रिलीज हो रही है। अगर मैं क्या करूं, इस गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, जैसे मान लो किसी कहीं पे रिएक्शन हो रही है
किसी चीज़ के अंदर अपरेटस जो आपने सेटअप कर रखा होगा, उसके साथ आपने कहीं कॉलम बनाया होगा जिससे गैस रिलीज होकर एक अलग चैम्बर में जाएगी, वहां पे आप उसका वॉल्यूम नोट कर सकते हो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आप खुद इमेजिन करके देखो, N2O5 है, N2O5 खत्म होता जाएगा, N2O5 खत्म होता जाएगा, और जितना वो खत्म होगा उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई होगी, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे पास रिलीज हुई होगी। जितना ये खत्म होगा उतनी गैस रिलीज हुई होगी। इसका मतलब जितना गैस का वॉल्यूम होगा वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कितना आपने स्टार्टिंग में N2O5 लिया था। गेटिंग माई पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या था इसके अंदर, जितना गैस का वॉल्यूम बना होगा इसका मतलब उतना N2O5 खत्म हुआ होगा। अब आपको पता है, अगर मैं, अब आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो इन्फानाइट पे जाके कंप्लीट होती है ना। इन्फानाइट पे जाके कंप्लीट होते हैं, या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये हम लाइन पढ़ते हैं। तो अगर मैं इन्फानाइट पे जाके, इसका इन्फानाइट टाइम पे जाके मैं इसका वॉल्यूम नोट करूं, इस ऑक्सीजन का वॉल्यूम नोट करूं, तो जितना वॉल्यूम उस टाइम पे जाके बना होगा इस ऑक्सीजन का, जितना वॉल्यूम जनरेट हुआ होगा, इसका मतलब उतना ही N2O5 हमने स्टार्टिंग में वो सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व रहा होगा। इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ए, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट इन्फानाइट। इन्फानाइट पे जाके जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का बना होगा वो हमारे पास स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन हो जाएगी ए N2O5 की। जितना उधर वॉल्यूम बना होगा उतना N2O5 यहाँ पे रहा होगा, तभी उतना इन्फानाइट पे जाके खत्म होके ऑक्सीजन बना होगा। अब आप समझ जाओ इस चीज को, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो। अब ये जो वॉल्यूम है इसको मैं क्या लिख देता हूँ, वी इन्फिनिटी लिख देता हूँ। वी इन्फिनिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम एट इन्फानाइट, यानी कि ए को मैं रिप्लेस कर दूंगा वी इन्फिनिटी से। अब हम बात करते हैं नीचे वाली टर्म की। अब नीचे वाली टर्म क्या है, ए माइनस एक्स। एक्स मतलब कितना खत्म हुआ, एन एक्स क्या था, एक्स था कितना N2O5 खत्म हुआ। अब जितना N2O5 खत्म होगा उतना ही तो हमारे पास ऑक्सीजन का प्रेशर, मतलब ऑक्सीजन का वॉल्यूम बनेगा, प्रेशर भी बनेगा, पर हम यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म्स में लिखना सीख रहे हैं। तो उतना ही हमारे पास क्या बना होगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम बना होगा किसी भी टाइम। यानी कि ये जो हमारे पास x है, a माइनस एक्स, ए माइनस एक्स क्या है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर AT के बराबर ही तो है ये, है ना। AT मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितनी कंसंट्रेशन N2O5 की बच गई होगी, कितनी बच गई होगी, जितना N2O5 खत्म हो चुका होगा स्टार्टिंग में से, जितना N2O5 खत्म हो चुका होगा वो माइनस करेंगे तभी पता लगेगा AT। तो इसका मतलब जो मेरे पास ए है, ए तो मेरे पास वी इन्फिनिटी है, वी इन्फिनिटी है ना, मतलब इन्फानाइट पे जाके कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ। देखो आपने N2O5 को ऑक्सीजन के साथ रिलेट करना है, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि आप वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो, ऑपरेटर्स होते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, ठीक है, प्रेशर को मेजर करने के लिए ऑपरेटर्स होते हैं, तो ये उनको मेजर कर सकते हो। हमने N2O4 की बात इसी करके नहीं कर रहे, बिकॉज वो तो फिर अगेन सोल्यूशन फॉर्म में डिजोल्व है ना, सोल्यूशन में डिजोल्व है। तो आपने हमेशा गैस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो अब a माइनस एक्स कैसे पता करना है, a तो देखो हमारे पास वी इन्फिनिटी हो गया। अब किसी भी टाइम t के ऊपर मुझे देखना है x क्या है, x ये, या किसी भी टाइम t के ऊपर कितना खत्म हुआ, जितना खत्म हुआ होगा N2O5 उतना ही तो वॉल्यूम बना होगा ना, उतना विद इन किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उतना वॉल्यूम बना होगा। तो इसका मतलब मैं इस एक्सप्रेशन को x को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t के ऊपर, इसको मैं लिख दूंगा VT। किसी भी टाइम t के ऊपर हमारे पास कितना N2O5 खत्म हुआ उतना ही बीच में हमारे पास O2 जनरेट हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा यहाँ अगर किसी को नहीं समझ में आया उसको ऐसे समझना पड़ेगा। देखो ये कोई पर्टिकुलर टाइम है, मान लो ये मेरे पास 5 मिनट मैंने देखे, ये मेरे पास इन्फानाइट टाइम है। अब इन्फानाइट टाइम के ऊपर तो वॉल्यूम इन्फानाइट आप लोगे। अब किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो मैं ये वाली कंसंट्रेशन ले रहा हूँ यही है मेरे पास VT, कोई विद इन, है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप ले रहे हो तो वो VT है, तो यही होता है हमारे पास AT, है ना। तो इस करके हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, KT दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ V इन्फिनिटी अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ। इसको थोड़ा ध्यान से सोचना समझना, इसको थोड़ा इमेजिन करके देखना कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है, KT इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ V इन्फिनिटी अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT, ठीक है। तो ये हमने पहली इसमें एग्जांपल पढ़ी, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5।
अब नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है सेकंड, दैट इज डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। अच्छा, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास अमोनियम नाइट्राइट का? अमोनियम मतलब NH4, है ना, अमोनियम मतलब NH4, नाइट्राइट मतलब NO2, तो दोनों को इकट्ठे जोड़ देना है, अमोनियम नाइट्राइट। क्योंकि नाइट्राइट के ऊपर हमारे पास -1 का साइन होता है, चार्ज होता है, और अमोनियम के ऊपर +1। तो अगर आप इनको ऐसे क्रॉस भी करोगे तब भी हमारे पास क्या बन जाएगा? अमोनियम नाइट्राइट बन जाएगा, मतलब NH4NO2 फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये जो NH4NO2 है, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो, ये हमारे पास रिलीज करेगा N2 प्लस यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा H2O। अब कितने H2O बनेंगे? रिएक्शन को बैलेंस जरूर करें। N2 अगर बन चुका है तो यहाँ पे मेरे पास 2 H2O बन जाएंगे, है ना। दो N ही है इधर रिएक्टेंट वाली साइड, तो 2 N बन गए, और इधर बन जाएगा H4O2। H4O2 को हम लोग ट्वाइस ऑफ H2O लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन हमने देख ली। अब यहाँ पे भी देखो, ये तो सोल्यूशन फॉर्म में है अमोनियम नाइट्राइट, ये भी सोल्यूशन में हमने डिजोल्व कर रखा है, मतलब सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर रखा है। और वाटर तो चलो है ही हमारे पास, है ना, सोल्यूशन, मतलब ये भी लिक्विड फॉर्म में है, आप इसको लिक्विड लिख सकते हो कि वाटर भी हमारे पास क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। अब ये सब चीज़ें ठीक है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन बनी है ये हमारे पास गैस फॉर्म में है ना। जो हमने ऊपर वाली डिकम्पोजिशन पढ़ी ना, इसका भी सेम वैसा ही कंसेप्ट है। अब यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो हम डाई नाइट्रोजन का मेजर करेंगे, है ना। तो हमारे पास इसमें भी मैं डेराइव नहीं करवाऊंगा, आप ऊपर वाले एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे। इसका एक्सप्रेशन भी सेम हमारे पास ऊपर जैसा बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ वी इन्फिनिटी अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। बात यह है कि नाइट्रोजन का हमने देखना है वॉल्यूम एट इन्फानाइट पे, और नाइट्रोजन का किसी भी टाइम टी के ऊपर देख लेना है, तो उससे आपको पता लग जाएगा। तो ये थी हमारे पास सेकंड एग्जांपल। तो ऐसे ही बस एग्जांपल थर्ड वाली आ जाएगी। थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या है? डीकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब क्या फॉर्मूला होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, है ना। देखो, बेंजीन है सबसे पहले हमारे पास, डाईएजो, एजो ग्रुप क्या होता है? जो N डबल बॉन्ड ये वाला ग्रुप होता है ना, ये वाला, इस इतने इतने ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एजो ग्रुप। ठीक है, एजो जो होता है वो N डबल बॉन्ड N, और आगे इसके कोई ना कोई ग्रुप्स लगे होंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे, ये होता है हमारे पास एजो। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? डाईएजो। डाईएजो मीन्स हमारे पास बन जाएगा N2 प्लस, और साथ में क्या है? क्लोराइड, मतलब Cl नेगेटिव। तो इसकी डिकम्पोजिशन जब हम करेंगे तो इसमें से N2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, है ना, और साथ में क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बन गया, प्लस साथ में बन जाएगा N2। अब ये हमारे पास गैस है। अब हम क्या करेंगे? इसमें भी सेम एक्सप्रेशन रहेगा, बिकॉज इसमें भी गैस रिलीज हो रही है, बाकी दोनों सोल्यूशन फॉर्म में है। तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखना है ना। कभी भी आपको कोई रिएक्शन आ जाए ना पेपर में, ये चीज़ जरूर याद रखो कि जब दो चीज़ें सोल्यूशन फॉर्म में हो और एक गैस मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा हो, मतलब एक तरह के गैस मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा हो, दो पार्टिकल जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में हो, तो वहां पे हमेशा फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन लगेगी, और फॉर्मूला वहां पे क्या लगेगा? के टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ वी इन्फिनिटी अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास लगने वाला है जब इस प्रकार की फॉर्म हमारे पास बनती है। ठीक है, सो ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट आता है डीकम्पोजिशन। ये मैं इसी करके फास्ट करवा रहा हूँ बिकॉज ये वाले दोनों एक्सप्रेशंस तो ऊपर मैंने उस तरीके से ही डिराइव करनी है, सारी एग्जांपल्स ऐसे ही हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होता है? H2O2 हमारे पास रहता है ना। अब हम इसकी डीकम्पोजिशन करेंगे, तो H2O2, पहले रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है ना, रिएक्शन आपको जरूर आनी चाहिए बिकॉज एक तरह से नॉलेज ही है आपको रिएक्शंस की। तो ये हमारे पास H2O2 जो है वो हमारे पास कन्वर्ट किस में हो जाएगा? H2O में, और साथ में आपके पास बनेगी ऑक्सीजन। अब देखो, इसको बैलेंस करना है। H2 इधर है, इधर भी 2 H हैं, इधर मेरे पास 2 O हैं, पर यहाँ पे मेरे पास 3 ऑक्सीजन हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? इसको हाफ से
मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि 2 से 2 कट जाए और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बच जाए। तो ये हमारे पास रहती है इसकी एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये भी हमारे पास एक सोल्यूशन फॉर्म में होता है, ठीक है, ये भी सोल्यूशन है और ये भी हमारे पास सोल्यूशन है या फिर मतलब मीडियम के अंदर डिजोल्व फॉर्म में है। अब ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये हमारे पास क्या बन गई, गैस बन गई। सेम एक्सप्रेशन लगेगा इसके ऊपर भी, है ना, सेम एक्सप्रेशन से कर सकते हो आप, के टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ वी इन्फिनिटी अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। अच्छा, लेकिन ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वाला केस है ना, इसका एक मेथड तो मैंने आपको ये वाला बता दिया, वी इन्फिनिटी अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी, क्योंकि ये मैंने आपको ऊपर समझा रखा है, ठीक है। N2O5 के केस में सेम वैसे ही ये एक्सप्रेशन जो है वो समझ कर आ जाएगा। लेकिन जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का केस है ना, इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं, टाइट्रेशन वाला मेथड भी होता है। तो अगर मान लो आपको कोई न्यूमेरिकल आ जाए, अगर उस न्यूमेरिकल में आपको ये वी इन्फिनिटी वगैरह ना दे रखे हों, ठीक है, तो आपको फिर दूसरा मेथड से आपको दूसरे मेथड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरा वाला मेथड भी एक बार देख लेते हैं कि इसका जो, ये तो हो गया फर्स्ट वाला मेथड। फर्स्ट मेथड में तो आप लॉजिकली जैसे मैंने आपको ऊपर बताया वॉल्यूम वगैरह मेजर करके वहां से कर सकते हैं। लेकिन एक मेथड है हमारे पास, है टाइट्रेशन मेथड। टाइट्रेशन मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये प्रैक्टिकल लैब में हम लोग करते होते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। टाइट्रेशन वाला जो मेथड होता है उसमें क्या करना होता है, देखो एक तरफ से हमारे पास H2O2 में चल, मतलब H2O2 जो है वो उसकी डिकम्पोजिशन चली हुई है ना। एक तरफ आपने ब्यूरेट सेट कर दी है, ब्यूरेट के अंदर हमने ले लिया KMnO4, क्या ले लिया हमने, KMnO4 ले लिया, पोटाशियम परमैंगनेट ले लिया। स्टैंडर्डाइज कर लेना उसको, सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं हम लोग, है ना, ये प्रैक्टिकल लैब की बातें हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम टाइट्रेशन वाला मेथड अप्लाई करेंगे ना, अब इसको थोड़ा बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ये चीज़ें आपको लैब में भी काम आएंगी ऐसे वाली, क्योंकि प्रैक्टिकल्स तो होते ही हैं, ठीक है। तो टाइट्रेशन वाले मेथड में एक तरफ हमारे पास H2O2 का रिएक्शन चला हुआ है, आपने डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर दी है, दूसरी तरफ आपने ब्यूरेट में KMnO4 डाला हुआ है, और आपने क्या किया, आपने H2O2, देखो H2O2 जो है वो हमने डिसॉल्व कर रखा है ना उसके अंदर, वाटर के अंदर, हमें एग्जैक्ट कंसंट्रेशन तो नहीं पता, हम इसको वॉल्यूम की टर्म्स में लिखेंगे। लेकिन लिखना कैसे है कि जब हम टाइट्रेशन कर रहे होते हैं ना, टाइट्रेशन करनी कैसे है, पहले तो ये देखो कि H2O2 जब रिएक्शन चली हुई है, आपने किसी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे H2O2 का, मान लो हर 5 मिनट के बाद, चलो आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ खेलते हैं, हर 5-5 मिनट के बाद आप ना 5-5 ml H2O2 का निकालते जाओ। जिस बीकर में रिएक्शन चली हुई है ना उसमें से आप निकालते चले जाओ, ये 5-5 ml निकालते चले जाओ और उसको टाइट्रेट करते चले जाओ। ब्यूरेट्स में KMnO4 पड़ा हुआ, उसको टाइट्रेशन स्टार्ट कर दो, टाइट्रेशन स्टार्ट कर दो। तो अब क्या होगा, देखो हमें इंडिकेशन कैसे मिलेगी, हमारे पास देखो एक्सप्रेशन क्या है, पहले तो आपको मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, KT इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमने KMnO4 स्टार्टिंग में आपने ब्यूरेट में भर रखा होगा, अब मान लो आपने हर 5 मिनट के बाद 5 ml H2O2 का निकाला, निकाल के वहां पे रख दिया। अब आपको पता है कि 5 मिनट में वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई होगी, 5 मिनट में वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई होगी। अगर वो रिएक्शन वहां पे कंप्लीट नहीं हुई है, इसका मतलब H2O2 कुछ ना कुछ बचा हुआ है, बचा हुआ है, ये बात मानते हो कि H2O2 कुछ ना कुछ बचा हुआ है। अब जो बचा हुआ H2O2 है ना, वो KMnO4 के साथ हम जब टाइट्रेशन करेंगे तो उसके साथ वो रिएक्शन कर देगा। अब जितना H2O2 उसमें बचा हुआ होगा उतना ही वॉल्यूम आप ब्यूरेट का यूज करोगे, ब्यूरेट से KMnO4 का उतना ही वॉल्यूम हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे जितना H2O2 के मॉलिक्यूल्स अंदर बचे हुए होंगे। और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ खेलते हैं। देखो जब आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही होती ना, अगर तो आप बिगनर हैं केमिकल काइनेटिक्स में, तब तो हमेशा आप चीज़ों को न्यूमेरिकल वैल्यू खुद उसकी तरफ से 10 मॉलिक्यूल 20 मॉलिक्यूल ऐसे एग्जाम्पल लेके सीखा करो, बहुत आसान हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना, ठीक है। हमेशा मैं ये चीज़ बताता हूँ, जब कभी भी हमने ग्राफ्स बनाने होते हैं या ऐसी चीज़ें समझनी होती हैं, तो उनको वैल्यूज़ के साथ डील किया करो, ग्राफ्स भी वैल्यूज़ ले लिया करो, हर पॉइंट को प्लॉटिंग किया करो, फिर आपको अपने आप ग्राफ्स मिल जाएंगे ना। बहुत ईजी होता है ये, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसमें आपको फिक्स चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आप अपनी तरफ से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है ना कि कोई कंपाउंड चेंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ पे अगर डेरिवेशन में ये फॉर्मूला आया है तो आया है, बस डेट्स ऑल, फिक्स चीज़ें हैं, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बस इसको थोड़ा लॉजिकली सोचना होता है, हर समय हमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, डेरिवेशन के जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो हम लॉजिकली भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें लॉजिक्स लगाने हैं, दिमाग चलाना है थोड़ा सा। तो कैसे चलाएंगे यहाँ पे दिमाग, देखो
मेरे साथ इमेजिन जरूर करना चीज़ों को, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि ब्यूरेट में आपने देखो KMnO4 भर रखा है, इधर से आपने 5 ml H2O2 निकाल लिया, पहले 5 मिनट में ही निकाले। जैसे स्टार्टिंग में अगर टाइम 0 था तो पहले 5 मिनट फटाफट से मैंने H2O2 निकाला, मैंने उसको KMnO4 से टाइट्रेट करा। KMnO4 से टाइट्रेट करने पे जितना वॉल्यूम, मान लो उसके 10 मॉलिक्यूल्स KMnO4 के खत्म हो गए, इसका मतलब वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपके जो आपने 5 ml निकाला है ना, उसके अंदर भी हमारे पास 10 ही H2O2 के मॉलिक्यूल्स थे। वो 10 H2O2 के मॉलिक्यूल्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 के साथ रिएक्ट करके टाइट्रेट करके आपको इंडिकेशन मिल जाएगी, है ना। इंडिकेशन तो मिल ही जाती है जब हम टाइट्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास समझ आ गया आपको कि किस तरीके से जितना वॉल्यूम आपने ऊपर यूज्ड होगा KMnO4 का, उतना ही हमारे पास H2O2 के मॉलिक्यूल्स बचे होंगे, तभी वो रिएक्ट कर रहे हैं। अब अगले 5 मिनट में चलते हैं तो कुछ ना कुछ H2O2 खत्म हो चुका होगा, डिकम्पोज हो चुका होगा। देखो ऑक्सीजन तो रिएक्ट करने वाला है नहीं KMnO4 के साथ, ना ही वाटर रिएक्ट करेगा। तो अगर आप वहां से सोल्यूशन से उठा भी लोगे तो रिएक्शन करने वाला कौन होगा? सिर्फ H2O2 ही तो होगा। अब अगले 10 मिनट में जब आप देखोगे H2O2, तो कुछ मॉलिक्यूल्स H2O2 की खत्म हो चुके होंगे, मान लो 5 खत्म हो गए हैं। अब जाने कि KMnO4 का अगला जो वॉल्यूम यूज होने वाला है, उसमें अब इतना वॉल्यूम यूज होगा कि सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो जाएंगे 5 H2O2 के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो आपको इंडिकेशन कहाँ से मिल रही है? ब्यूरेट से इंडिकेशन मिल रही है, ब्यूरेट के KMnO4 के वॉल्यूम से इंडिकेशन मिल रही है कि जितना आप उसका वॉल्यूम यूज कर रहे हो उतना KMnO4 बचा है। अब आप इनफानाइट टाइम पे देखोगे, आपके पास KMnO4 का वॉल्यूम यूज ही नहीं हो पाएगा क्योंकि H2O2 खत्म हो चुका है। आप जैसे एक ड्रॉप डालोगे वो आपके पास इंडिकेशन आपको मिल जाएगी कि भाई भाई बस अब वहां पे आपको H2O2 नहीं रहा, कोई रिएक्शन नहीं हो रही वहां पे। तो आप समझ रहे हो। अब जानिए कि मैं ये बोल सकता हूँ इस पर्टिकुलर चीज में जो ए है, ए जो है वो हमारे पास क्या थी? इनिशियल कंसंट्रेशन। सो इनिशियल कंसंट्रेशन तो उतनी ही रहेगी जितना हम वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज करेंगे, है ना। वॉल्यूम तो अब स्टार्टिंग में तो T टाइम पे, अब हमने इसकी कंसंट्रेशन को, H2O2 की कंसंट्रेशन को O2 के साथ डील नहीं करना। अब हमने H2O2 की कंसंट्रेशन को किसके साथ डील करना है? KMnO4 के वॉल्यूम के साथ रिलेट करना है। अब उसके वॉल्यूम से हमें इंडिकेशन मिलेगी H2O2 की। मतलब ये ना इनडायरेक्ट मेथड्स हो रहे हैं, है ना। पैरामीटर जब हम लिख रहे हैं तो हम किसी दूसरे की हेल्प से खुद का पता कर रहे हैं, ऐसे समझ लो। H2O2 बोल रहा है मुझे ऑक्सीजन की हेल्प से पता कर लो, चाहे मुझे टाइट्रेशन करके KMnO4 की हेल्प से मुझे पता कर दो कि मैं कितनी कंसंट्रेशन है, कितनी मेरी टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन बची है, क्या है मेरे बारे में जानना है तो KMnO4 से कॉन्टेक्ट करो, है ना। मेरे बारे में जानना है तो ऑक्सीजन के वॉल्यूम से कॉन्टेक्ट करो, मेरे बारे में आपको पता लग जाएगा। ऐसा हो रहा है हमारे पास। आई होप आपको इसको थोड़ा चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैंने क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे जो ए है, ए जो है, अब हमने उसको पता करने के लिए क्या पता करा कि वॉल्यूम जो है वो स्टार्टिंग में वो KMnO4 का वो जितना होगा वॉल्यूम ऑफ KMnO4 वो कितना है? V0। अब मैं V0 मान लेता हूँ कि स्टार्टिंग का वॉल्यूम है ना, इन्फिनिटी मानने की जरूरत नहीं है ना। इन्फिनिटी तो मानने का कोई लॉजिक नहीं बनता, यहाँ पे इन्फाइनाइट पे थोड़ी देख रहे हैं अब हम, और जो स्टार्ट कर रहे हैं ना अभी तक तो कितना H2O2 होगा वो तो जितना हमने वॉल्यूम ले रखा होगा ऊपर KMnO4 का, उसके साथ हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेंगे। अब कितना खत्म हुआ? अब A माइनस एक्स देखो, अब देखो यहाँ पे A माइनस एक्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे होगा? A माइनस एक्स क्या है? किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितनी कंसंट्रेशन बची होगी H2O2 की, और जितनी बची होगी वो तो हमने निकाल ली थी। याद करो, सोच के देखो, जितनी कंसंट्रेशन हमारे पास H2O2 की किसी टाइम पे बची थी वो तो हमने निकाल ली, और निकाली हुई कंसंट्रेशन का हम लोग क्या कर रहे थे? टाइट्रेशन कर रहे थे। अब निकाली हुई जितनी कंसंट्रेशन है, अब उतना वॉल्यूम हमारे पास KMnO4 का यूज हो जाएगा। अब उतना वॉल्यूम यूज हो जाएगा, इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितनी कंसंट्रेशन H2O2 की बची हुई थी। इमेजिन करके देखो, H2O2 कंसंट्रेशन हमने निकाल ली थी ना पर 5-5 मिनट के बाद, अब जितनी निकाली हुई है वही तो A माइनस एक्स ही तो था, वो एक्स थोड़ी था, वो A माइनस एक्स था। A माइनस एक्स ही तो था, कितना बचा हुआ है, बचा हुआ ही हम टाइट्रेट कर रहे थे। अब बचा हुआ टाइट्रेट हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 at any time t, that is VT। यानी कि A माइनस एक्स अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VT के, है ना। A माइनस एक्स होगा यहाँ पे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सोचना, ध्यान से इमेजिन करके देखना, चीजों को समझ आ जाएगा ये चीज, ठीक है। तो मैं भी कोई चीजें ऐसे याद करके नहीं आता हूँ, है ना। ये चीजें याद करने वाली नहीं होती, ये चीजें हमें लॉजिकली ही सब चीजें समझ में आ जाती हैं अगर हम इसको लॉजिकली सोच के देखें। लॉजिकली सोचने का मतलब है कि पिक्चराइज होनी चाहिए दिमाग में।
अगर आप माइंड में उस चीज़ की पिक्चर बना पा रहे हो ना, आप इन चीज़ों को समझ जाओ। ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशन जो हम करके आए हैं, करने की नीड ही नहीं है। मैं आपको एंड में बताऊंगा, एक बार मुझे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर लेने दो, मैं आपको सारी रिएक्शंस को कर फॉर्मूलाज को डिराइव करने का एक ट्रिक बताऊंगा। बड़े ही लॉजिकली हम वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बन गया ये। अब हमारे पास फॉर्मूले बन ही गया, तो अब तो बचा ही कुछ नहीं, के टी इज इक्वल्स टू, ये क्या बन गया ए। अब ए की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, वी नॉट अपॉन वी। ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला, अगर हम टाइट्रेशन वाले मेथड से करते हैं। आप देखना इन दोनों से आंसर सेम आएंगे, इस वाले मेथड से भी, और ये जो ऊपर आपने मेथड देखा है वी इन्फिनिटी अपॉन वी टी वाला, इससे भी हमारे पास आंसर जो है वो सेम आ जाएगा, इनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या निकालने के लिए बोल सकते हैं, आपको ना एक टेबल दे देंगे, वो टेबल दे देंगे आपको, वी इन्फिनिटी की वैल्यूज मिल जाएंगी, वी टी आपको टेबल में मिल ही जाएगा। आपने करना होता है रेट कांस्टेंट निकालना होता है या टाइम निकालना होता है, कुछ ऐसे ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो पेपर में देखने को इससे रिलेटेड मिल सकते हैं। तो ये हमने वॉल्यूम की टर्म्स में लिखना सीखा, एक पैरामीटर हमने अब तक सीखा। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम वॉल्यूम वाला पैरामीटर ही सीखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेशर वाला पैरामीटर सीखेंगे। फिर एक और हम लोग सीखने वाले हैं, एक और पैरामीटर सीखेंगे, रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। जैसे वो शुगर्स में होती है ना, हमारे पास रोटेशंस होती हैं, तो उसके बेसिस पे भी हम एक फॉर्मूला करेंगे। फिर एक दो और एग्जांपल्स हम देखेंगे, है ना। ये एग्जांपल्स ऐसी एग्जांपल्स हैं जो आपको प्रैक्टिकल लैब में काम आने वाली है ना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं इनमें, तो ये अगर आपने यहाँ पे ये चीज़ सीख ली ना, आपको प्रैक्टिकल में बहुत आसानी होगी, बिकॉज ये टाइट्रेशन वाला ये प्रैक्टिकल्स में है, हम लोगों ने ये प्रैक्टिकल करे हुए हैं, है ना। जैसे हम लोग मोस्टली हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस करते होते हैं, जैसे इथाइल एसीटेट की, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, वो मैं आपको बता दूंगा, इसमें थ्योरी में बता दूंगा कि वो किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल लैब में टाइट्रेशन वाले मेथड से करते हैं, रेट्स निकालते हैं, है ना। चीज़ें रेट कौन से उसके ग्राफ्स निकालते हैं, सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये प्रैक्टिकल लैब्स में हमारे पास काम में आने वाली चीज़ें हैं। लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में, तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, यहाँ पे फॉर्मूलाज हमें किस तरीके से लॉजिकली हम डिराइव कर पा रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रेशर टर्म सीखने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रेशर वाले तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वहाँ पे मैं आपको ट्रिक के साथ एक चीज़ बताऊंगा एंड में, फॉर्मूला आपको डिराइव करने का, इतने बड़े याद रखने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर वॉल्यूम की टर्म्स में पैरामीटर किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर का लिखा, ये आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ज़रूर आना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।